Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. So let's just start without wasting our time. First question for today is on Startup India mission. So basically you have to understand this thing that इस मिशन को एक डेकेड पूरा हो चुका है, तो आपको पता होना चाहिए ये लॉन्च हुआ था इन 2016. प्रिसाइज डेट अगर आपको ना भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है. ये आपका लॉन्च हुआ था जनवरी 16, 2016 एंड इट वाज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव aimed at supporting the entrepreneurs, building a robust startup ecosystem, and transforming India into a country of job creators rather than job seekers, ताकि यहाँ के लोग एक जो आपका हेल्दी स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो बिल्ड हो सके. साथ ही आप इंडिया को क्या करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं एज अ कंट्री इनटू अ कंट्री ऑफ जॉब क्रिएटर्स, ना कि वो सिर्फ जो जॉब ढूंढते हैं ना. सो अगर स्टार्टअप इंडिया मिशन की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ अंडर ऑब्वियसली स्टार्टअप्स एंड ऑल है ना, तो इट विल बी अंडर DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. ये आपको पता है किस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है ना. तो ये आपको पता होना चाहिए. नोडल एजेंसी क्या है. अच्छा, इसका मोटिव क्या था. मोटिव यही था कि इंडिया में एक हेल्दी स्टार्टअप बेस्ड इकोसिस्टम बनाए. बिकॉज अगर मान लो ऐसा है कि इंडिया में जॉब सीकर्स बहुत ज़्यादा है लेकिन जॉब प्रोवाइडर्स बहुत कम है. एंटरप्रेन्योरशिप की अगर मैं बात करूँ, इनोवेशन की अगर मैं बात करूँ, तो उस चीज़ पे फोकस था. तो ये आपको पता होना चाहिए ना. तो स्टार्टअप इंडिया मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन, ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन. नेक्स्ट इज योर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टार्टअप इंडिया मिशन इज़ टू लाइक ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ नेशन ऑफ जॉब क्रिएटर्स दैन जॉब सीकर्स, है ना. नेक्स्ट इज विच डिपार्टमेंट इज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द स्टार्टअप इंडिया मिशन. इट इज़ DPIIT, है ना. अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज 2016 में लॉन्च हुआ था और 10 साल पूरे हो चुके हैं. तो इवन इफ़ नॉट इन UPSC तो स्टेट PSC में डायरेक्टली पूछा जा सकता है. क्रोनोलॉजी में अगर मैं बात करूँ तो 4-5 स्कीम देके उसमें ये भी डाल सकते हैं. साथ ही अगर आपका मैं बात करूँ तो डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है ना, अगर डिपार्टमेंट्स एंड ऑल है ना. तो आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ आपने पक्का ध्यान रखनी है. नेक्स्ट हम बात करते हैं एक मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ बट स्टिल मतलब ऑब्वियसली नए स्टूडेंट्स और नई सारी चीज़ों के लिए हम इसको बार बार डिस्कस करते हैं. पुराने स्टूडेंट्स इसको रिवाइज़ करते हैं ना. तो इट्स नॉट लाइक कि नया टॉपिक पुराना टॉपिक कुछ भी नहीं, हम इसको डिस्कस करेंगे. देखो, सबसे पहले जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल कैसे होता है, तो रिमूवल या इम्पीचमेंट सिंपली कैसे होता है. देखो, अब आपको प्रोसेस तो बाद की बात है, पहले आप समझो कि ये रिमूवल का प्रोसेस जो है ये किस एक्ट और किस चीज़ में दिया हुआ है. तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में बात करूं तो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 है ना, ये प्रोवाइड करता है आपका, जो अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट जजेस से रिलेटेड, और सेम आर्टिकल 218 प्रोवाइड करता है हाई कोर्ट जजेस रिलेटेड. ठीक है, मतलब क्या, ये सारा फ्रेमवर्क. अब यहाँ पे ये ना फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं फॉर रिमूवल की, रिमूवल क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लेकिन इनको सप्लीमेंट करता है एक एक्ट. सप्लीमेंट मतलब कि सपोर्ट में इंक्वायरी कमेटी जो बनती है दैट इज अंडर दिस एक्ट, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968. क्या ये समझ आता है. ठीक है, तो आपका क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 क्लॉज 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल का जो फ्रेमवर्क है उसको प्रोवाइड करता है. 218 जो है हाई कोर्ट के लिए सेम, लेकिन इन दोनों को सप्लीमेंट जो करता है कि इंक्वायरी कमेटी कैसे बनेगी, कितने मेंबर्ड होगी पार्लियामेंट की तरफ से, वो सारा किस में आता है, जजेस इंक्वायरी एक्ट. तो ये तीनों ही मिलके क्या करता है, ओवरऑल इस इकोसिस्टम को एक तरह से क्या करते हैं, आपका एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं ना रिमूवल प्रोसेस को. ये आपको पता होना चाहिए. अब मैं बात करूं कि जजेस रिमूव होते किस बेसिस पे हैं, तो सिर्फ दो चीज़ें मेंशन्ड है. मतलब यही मैं बात करूं अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, तो दो चीज़ें मेंशन्ड है, दो ग्राउंड्स या दो रीजंस. तो रीजंस क्या क्या है आपको पता भी होगा, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर प्रूवन इनकैपेसिटी. ठीक है, तो इन दो में से किसी एक रीजन. मिसबिहेवियर क्या होता है कि किसी तरह का एथिकल या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो, है ना, किसी तरह का उन्होंने मिसकंडक्ट करा उस चीज़ को लेके. या इनकैपेसिटी क्या होता है कि किसी तरह से उनमें कोई कमी है. कमी कैसी हो सकती है, फिजिकल
या मेंटल कोई इशू है जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटीज जो है फर्दर डिस्चार्ज नहीं कर सकते, तो फिर उनको हटाया जा सकता है ना। तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर या प्रूवन इनकैपेसिटी है ना। इनकैपेसिटी में क्या आता है, फिजिकल या मेंटल जो फिटनेस इश्यूज है ना, ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, अब ये जो इम्पीचमेंट होता है ये होता कैसे, ये आपको कितनी बार बता चुका हूँ, काफ़ी बार बता चुका हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इम्पीचमेंट मोशन का एक मतलब अगर मैं बात करूँ, इम्पीचमेंट मोशन लाना पड़ता है, मतलब ऑब्वियसली मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स लाएंगे। अब ये किसी भी हाउस में आ सकता है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ इस हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, कहीं भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। लेकिन इंट्रोड्यूस जब होगा तो इंट्रोड्यूस होने के लिए भी आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम, ऐसा नहीं कि एक एमपी उठ के सीधे इंट्रोड्यूस करवा दे। इंट्रोड्यूस होने के लिए भी इसको कुछ सपोर्टिंग एमपीज़ की सपोर्ट चाहिए होता है कि इतने नंबर ऑफ एमपीज़ मिनिमम इसको सपोर्ट करें, तभी ये मोशन क्या होगा, जो आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो कंसिडर करेंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं कि कोई रैंडमली उठ के एक ही एमपी आ गया। तो लोकसभा में और राज्यसभा में, अब आपको पता है कि राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं बात करूँ, देखो अप्रॉक्सीमेटली इसलिए बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 245, यहाँ पे 545, तो अप्रॉक्सीमेटली कैसा आता है कि आपका डबल से ज़्यादा ही है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, लोकसभा में इसको चाहिए होते हैं 100 एमपीज़ का सपोर्ट इस रेजोल्यूशन को, और यहाँ पे इसका हाफ, मतलब अगर मैं बात करूँ तो 50 है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, 100 एमपीज़ का अगर इस इम्पीचमेंट मोशंस को अगर सपोर्ट है, साइन है उस पर, या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करना तो 50 के, ठीक है। तो फिर क्या होता है, वो आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, मतलब वो मोशन होता है, प्रोसीड होता है। फिर अब यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, लोकसभा में होते हैं स्पीकर, अपर हाउस में होते हैं आपको पता ही होगा ना, मतलब जो चेयरपर्सन होते हैं दैट इज़ योर वाइस प्रेसिडेंट, बट अभी हम उसको चेयरपर्सन ही मानते हैं, ठीक है। तो स्पीकर या चेयरपर्सन। अब क्या होता है, यहाँ पे अगर प्रेजेंट हुआ है, मान लो लोकसभा में प्रेजेंट किया है ना शुरू में, राज्यसभा में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम प्रोसीजर है। तो अब स्पीकर, ये सब प्रोसीजर हो गया, तो स्पीकर के पास जब आए तो स्पीकर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास डिस्क्रेशन होता है, कंप्लीट एब्सोल्यूट डिस्क्रेशन होता है टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। मतलब कि वो उस इम्पीचमेंट मोशन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं फर्दर प्रोसेस के लिए, या रिजेक्ट भी कर सकते हैं वहीं पे। अब उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा क्यों रिजेक्ट किया, क्यों, वो उनका डिस्क्रेशन है, उनकी मर्जी है, एब्सोल्यूट डिस्क्रेशन है, वो कर सकते नहीं कर सकते, वो उनकी मर्जी है। वो बस ये है कि वो रीजंस ना भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ आता है। तो यहाँ पे ना डिस्क्रेशन, ये ध्यान रखना है, ये प्रीलिम्स में आ सकता है कि डिस्क्रेशन होता है या कोई कंपल्शन होता है, बिल्कुल नहीं, डिस्क्रेशन होता है, उनकी अपनी मर्जी होती है। अब मान लो डिस्क्रेशन के बाद भी अगर मान लो स्पीकर ने, अगर लोकसभा में आया है तो स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया, और राज्यसभा में सेम होगा कि चेयरपर्सन ने, है ना, या वीपी जो हमारे होते हैं वही राज्यसभा चेयरपर्सन भी होते हैं, आपको पता होगा। अब स्पीकर क्या करता है, यहाँ पे स्पीकर अगर मोशन एक्सेप्ट हो गया तो फिर एक इंक्वायरी कमेटी बनवाएंगे। इंक्वायरी कमेटी, ये इंक्वायरी कमेटी के बारे में किस एक्ट में दिया हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए, इस एक्ट में, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सप्लीमेंट करता है, क्योंकि इंक्वायरी का कॉम्पोजिशन एंड ऑल इसमें दिया हुआ है। इंक्वायरी कमेटी कितनी होती है, 3 मेंबर होती है, ये भी आपको पता है। सबसे पहला या तो सुप्रीम कोर्ट जज, या उनके बदले सीजेआई हो सकते हैं, ये आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट जज प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट के जज नहीं, सीधे चीफ जस्टिस, प्लस एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रेसिडेंट। एमिनेंट ज्यूरिस्ट क्या होता है, ज्यूरिस्ट मतलब जिसको लॉ की समझ हो, जरूरी नहीं वो लॉयर हो या प्रोफेशनली लॉयर हो, बस उसको लॉ की समझ है, एक मतलब स्कॉलर है वो, है ना, लीगल स्कॉलर है, ये आपको समझ आता है। उनका जरूरी नहीं हो प्रोफेशनली भी, मतलब लॉ के ही स्पेक्ट्रम में हो, वो बस उनको अच्छी खासी समझ है, वो अच्छे खासे स्कॉलर हैं। एमिनेंट मतलब कि फेमस, और उनका रिकॉग्नाइज है ना एक तरह से। तो ये आपको समझ आना, तो ये 3 मेंबर कमेटी बनती है, ये कमेटी इंक्वायरी करती है, फिर ये कमेटी अपनी जो रिपोर्ट है इंक्वायरी की उसको सबमिट करती है हाउस को। फिर उसके बाद क्या होता है, हाउस में प्रोसीडिंग होती है। तो इफ़ द जज इज़ फाउंड गिल्टी, मान लो इंक्वायरी ने बोला कि बिल्कुल गिल्टी है, अब इसके बाद एकदम से रिमूव नहीं हो जाता, भले ही गिल्टी पाया भी गया है, इंक्वायरी कमेटी ने देखा ग्राउंड्स के ऊपर, जो भी 2 ग्राउंड्स हैं उस पर इंक्वायरी करके देखा कि हाँ ठीक है बिल्कुल, मतलब रिमूव करना चाहिए, तो वो तो इंक्वायरी कमेटी की अपनी जो भी है, मतलब उन्होंने जो भी रिपोर्ट दी, उसके बाद फिर भी आपको क्या करना पड़ता है, पार्लियामेंट में उस पर वोटिंग करवानी पड़ती है, डिबेट वोटिंग, है ना। तो फिर क्या होगा, द मोशन विल बी डिबेटेड इन द हाउस, है ना। एंड अब लोकसभा में अगर प्रेजेंट किया था तो पहले वहाँ पे वोटिंग होगी, फिर वही सेम मोशन राज्यसभा में वोटिंग होगी, है ना। एक्सेप्ट नहीं बात कर रहा हूँ, एक्सेप्ट हो गया तो चल पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं कि राज्यसभा में दोबारा एक्सेप्ट नहीं, एक जगह शुरू हुआ, यहाँ पे अगर ये वोटिंग की तो वोटिंग के लिए आपको मेजोरिटी चाहिए होती है, स्पेशल मेजोरिटी, आपको पता होगा स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, मोर देन हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ प्लस
मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एट दैट डे, कि प्रेजेंट कितने उनमें से वोट जो कर रहे हैं उनको, मतलब कि एक होता है हाउस की टोटल स्ट्रेंथ, तो वो तो ये है मोर देन हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, कितने एमपी है उसके हिसाब से। फिर उस दिन मान लो इतने लोग ही प्रेजेंट हैं, या ऐसे मान लो ये वाले नॉट प्रेजेंट, ये वाले प्रेजेंट, ठीक है, तो इनको आप हटा दोगे। प्रेजेंट में भी से मान लो कि ये लोग जो है ये वोट ही नहीं कर रहे, तो ये लोग वोट करें तो अब इनका 2/3 देखोगे, क्या ये समझ आता है? तो इसीलिए ना क्या होता है, ये एक तरह से क्या है कि डबल चेक है, कि एक मेजॉरिटी आपको नहीं देखनी है, दोनों देखनी है। इसलिए थोड़ा टफ लग रहा है ना इसको पास करना। उस पर भी यहाँ पे भी देखो, पहले तो ये पास करना टफ है कि स्पीकर डिस्क्रेशन है, उसके बाद जजेज इंक्वायरी कमेटी में गिल्टी है नहीं है उस पर, फिर गिल्टी है भी तो भी आप डायरेक्टली रिमूव नहीं करोगे, आप डिबेट करवा के वोटिंग करवाओगे, इसीलिए जज को रिमूव करना इतना टफ होता है। इसलिए आज तक किसी जज का रिमूवल मोशन जो है वो पास नहीं हुआ है। क्या ये समझ आता है? ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे जैसे लोकसभा में ये चीज़ हो गई, मान लो ये मेजॉरिटी होगी, उसके बाद सेम प्रोसेस वोटिंग का बोल रहा हूँ मैं, मेजॉरिटी का राज्यसभा में भी होगा। उसके बाद दोनों हाउसेज में अगर ये मोशन पास हो जाता है, मतलब पार्लियामेंट इसको अप्रूव कर देती है रिमूवल मोशन को, फिर क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं, अपॉइंट किसने करा होता है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस को प्रेसिडेंट, आपको पता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रेसिडेंट ही फाइनली इनको रिमूव भी करवाते हैं, मतलब कि फाइनल रिमूवल ऑर्डर पास करते हैं। तो ये आपको समझ आता है। तो ये होता है सारा प्रोसेस। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज इन द इंडिया इज गवर्न बाई, तो 124(4) प्लस इसके साथ सप्लीमेंट करता है इंक्वायरी कमेटी, ये सब जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। प्रोविजंस रिलेटिंग टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए आपका है आर्टिकल 218, सुप्रीम कोर्ट जज के लिए 124 क्लॉज 4 है ना। तो ये आपको समझ आता है, तो 218। नेक्स्ट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, है ना। नेक्स्ट, एन इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट अ जज कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस, किसी भी हाउस में आप इनिशिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम सपोर्ट रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस दिस मोशन, है ना, फॉर अ रिमूवल ऑफ जजेस, आपको पता होना चाहिए। देखो अभी अभी क्या बताया था, 100 MPs इन लोकसभा, है ना, मतलब डबल ऑफ राज्यसभा, और 50 आने चाहिए राज्यसभा में। द इंक्वायरी कमेटी जो आपका आती है, और इंक्वायरी कमेटी किस में दी है? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ये भी आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, बार बार बता दिया। अ सुप्रीम कोर्ट जज और CJI या हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, मतलब सॉरी प्लस हाई कोर्ट चीफ जस्टिस प्लस एमिनेंट ज्यूरिस्ट, है ना, ये आपको समझ आता है। हाई कोर्ट के जज नहीं, हाई कोर्ट के सीधे चीफ जस्टिस से लगते हैं। नेक्स्ट इज फाइनल रिमूवल ऑफ अ जज फ्रॉम ऑफिस रिक्वायर्स किसका ऑर्डर? प्रेसिडेंट का साइन किया हुआ रिमूवल ऑर्डर, है ना। तो स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेज एंड द मोशन विल बी, मतलब प्रेसिडेंट विल साइन द रिमूवल ऑर्डर, है ना, ये आपको समझ आता है। नेक्स्ट इज, बात करते हैं प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की, है ना, हेड ऑफ द स्टेट, तो ये आपको समझ आना चाहिए। सबसे पहले अब देखो, जजेस वगैरह भूल जाओ, अब प्रेसिडेंट पे बात करते हैं। तो प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले इनिशिएशन कैसे होता है, जैसे वहाँ पे नोटिस था, इतने मेंबर साइन, इतना अब यहाँ पे भी क्या होता है कि सबसे पहले इस केस में आपको एडवांस नोटिस देना होता है। अगर आपको रिमूव करना है तो 14 दिन पहले नोटिस देना होता है, ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए। सबसे पहले एडवांस नोटिस, उसके बाद भी उस नोटिस में जो आपका, अगर मैं बात करूं तो कितने का सपोर्ट होना चाहिए, तो देखो किसी भी हाउस में प्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे होता है 1/4 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस। क्या ही समझ आता है? 1/4, 50 100 नहीं, सीधे किसी भी हाउस की 1/4 टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। जिस, मतलब जिस मेंबर, जिस हाउस की मैं बात करूं, जिस हाउस में इनिशिएट कर रहे हो, उस हाउस में 14 डे एडवांस नोटिस मस्ट बी साइंड बाई एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर, एटलीस्ट, उसके ज़्यादा जितने में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, मान लो यहाँ पे ना फर्स्ट हाउस में क्या होता है, मान लो इतना सपोर्ट है, तो फर्स्ट हाउस में क्या होगा, फर्स्ट हाउस जो भी चार्जेस होंगे उनको इन्वेस्टिगेट करेगा किस बेसिस पे इम्पीच करा जा रहा है, एंड उसके बाद वो रेजोल्यूशन पे वोटिंग डिबेट करेंगे। रेजोल्यूशन जो होगा इम्पीचमेंट का, उसको कितना चाहिए होता है। अब ये आपको पता होगा, सबसे टफेस्ट मेजॉरिटी 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं बोल रहा, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ बोल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना बड़ा नंबर चाहिए होता है प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, ठीक है। यहाँ से पास करोगे, अगर मान लिया लोकसभा है, फिर आपको राज्यसभा में भी सेम करना पड़ेगा, 2/3 ऑफ ये, ठीक है, क्या ही समझ आता है। और यहाँ पे भी आप समझो कि दोनों हाउसेस से आपको पास करना है। और क्या दिक्कत है इसमें कि आप, मेन ये है कि लोकसभा में ज़रूरी नहीं है, राज्यसभा से भी शुरू कर सकते हो फिर लोकसभा में जा सकते हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर ये पास होता है दोनों हाउसेज में, जैसा कि बहुत टफ है, ऑब्वियस सी बात है ना, तो आपका क्या होगा, फिर इम्पीचमेंट हो जाता है ना, प्रेसिडेंट विल स्टैंड इम्पीच्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेजोल्यूशन विल बी पास्ड, है ना। तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाई आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ईजी,
अ नोटिस फॉर इम्पीचमेंट मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 1/4 मेंबर्स ऑफ द इनिशिएटिंग हाउस। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूनियन बजट की। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। मनी बिल से लेके ये सब फाइनेंस बिल है ना, और इसमें आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है दैट इज़ यूनियन बजट या बजट। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, बजट जैसा कोई टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड ही नहीं है। हम बोलते हैं यूनियन बजट या बजट के मतलब रिप्लेस में कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन टर्म है दैट इज़ एएफएस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी प्रीलिम्स का, चाहे स्टेट पीएससी हो चाहे यूपीएससी हो। अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किस में मेंशन, डिफाइंड ये 112 में, किस में, आर्टिकल 112। क्या ये समझ आता है? और 110 मनी बिल, ये सब आपको पता होगा। आर्टिकल 112 क्या ये समझ आता है? अब आर्टिकल 112 डिफाइन करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे टर्म यूज़ होती है ना। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये क्या डिफाइन करता है कि आर्टिकल 112 बोलता है कि द यूनियन बजट ऑफ अ फिस्कल ईयर आपको पता है फाइनेंशियल ईयर, रेफर्स टू द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, कि क्या एक्सपेंडिचर हुआ, क्या रेवेन्यू है, क्या है ना। तो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए आप क्या करते हो, जो भी एक तरह का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रेजेंट करते हो, है ना। नेक्स्ट इज बजट एज अ टर्म इज़ नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बता दिया। अब मैं अगर बात करूं सबसे बड़ी बात जो पिछले साल क्वेश्चन में आया था, जिस पे यूपीएससी आंसर की जो है अभी तक भी मतलब ये माना जाता है कि क्वेश्चनेबल था, कंट्रोवर्शियल था। यूपीएससी ने जो ऑफिशियल आंसर की दी थी उसमें जो आंसर था वो सोर्सेज के हिसाब से गलत था। दैट इज द एएफएस या बजट, यूनियन बजट कॉमनली नोन एज यूनियन बजट, इज प्रेजेंटेड बाय, सबसे पहली बात तो आपको ये तो सबको ही पता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन किसके बिहाफ पे? तो बिहाफ पे होता है हेड ऑफ द स्टेट दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन उस क्वेश्चन में था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि गलत ऑब्वियसली, मतलब बाद में वो ऑफिशियल आंसर की, फिर उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन भी उठे थे। बट आपको पता होना चाहिए कि कहीं भी आप सोर्सेज देखोगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है ना। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेकिन हाँ एक्ट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री या एडवाइस ऑफ पीएम, है ना। ये आपको समझ आता है, ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा कि 2017-18 से पहले, 2017-18 से पहले, या मैं बात करूं तो 2017-18 से पहले आपका बजट जो प्रेजेंट होता था वो होता था फरवरी के लास्ट वीक में, ठीक है। अब प्रेजेंट होता है फरवरी, क्या ये समझ आता है? ठीक है। और सबसे बड़ी बात 2017 के बाद से ही आपका रेलवे बजट प्लस जनरल बजट ये सारा मतलब एक साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, मतलब 2017 से पहले आपका जो रेल बजट या रेलवे बजट और जनरल बजट जो रेलवे के अलावा वो अलग अलग प्रेजेंट होता था। लेकिन उसके बाद उनको मर्ज कर दिया गया। मर्ज किस, अब क्वेश्चन आ सकता है मर्ज किया गया तो किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे? तो ये आपको याद रखना है, विवेक देवरॉय, ये कमेटी थी जिसने रेकमेंड करा था कि आप मर्ज कर दो दोनों बजट को। तो अब ये बजट साथ में पेश होते हैं, रेलवे का अलग से बजट नहीं पेश होता है ना। क्या ही समझ आता है? अच्छा, रेलवे बजट सेपरेट हुआ था जनरल बजट से बाय द ब्रिटिशर्स इन 1924। किस कमेटी की रिकमेंडेशन थी? एक्वर्थ। क्या ये समझ आता है? ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, इतनी ईजी चीज़ें मुझे पता है आपने पढ़ी होंगी, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, रिवाइज ही हो जाए, बड़ी अच्छी बात है ना। तो सबसे पहली बात, किस कमेटी ने रिकमेंड करा था कि आप मर्ज कर दो? विवेक देव रॉय। किस कमेटी ने आपको मतलब सेपरेट करा था ब्रिटिशर्स के टाइम पे? तो एक्वर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन पे, है ना। क्या ही समझ आता है? अच्छा, बजट प्रिपेयर कौन कर, देखो स्टेट पीएससी का मतलब एक ट्रिवियल सा क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो ये है कि बजट के लिए नोडल एजेंसी कौन है? तो आपको पता होगा डिपार्टमेंट कौन सा होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और ये इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट जो आता है किसके अंडर? ऑब्वियसली किसके अंडर आता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, है ना। ये आपको पता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो 6 आप अगर बात करते हैं अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यूनियन बजट इज रेफर्ड टू इन कॉन्स्टिट्यूशन एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। मतलब टर्म ये यूज़ होता है। फ्रॉम विच ईयर इज़ द यूनियन बजट, ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, फालतू सा क्वेश्चन है, बट स्टिल ठीक है, हमने डिस्कस करा है 17-18, है ना। अच्छा, ये क्यों करते हैं अब जल्दी क्यों किया फरवरी 1 को? बिकॉज पहले क्या होता था ना, अब बजट प्रेजेंट करोगे, उस पर डिबेट होगा, फिर उस पर वोटिंग होगा, सारी चीज़ें होंगी। उससे क्या होता था कि कई बार क्या होता था, अब आपको पता है लैप्सेबल फंड्स होते हैं, तो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही पुराने फंड्स लैप्स हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि कई बार ना आपको फिर क्या करना पड़ता है, वोट ऑन अकाउंट, आपको पता होगा टेम्प्रेरी फंड्स। वैसी दिक्कत ना आए इसलिए आप क्या करते हो, आप प्रेजेंट करते हो। और आपको ये भी पता है कि जब जिस ईयर में जनरल इलेक्शंस होते हैं उस ईयर में बजट प्रेजेंट तो होता है, लेकिन वो इंटरिम बजट होता है, उसमें कोई बड़ी बड़ी स्कीम्स नहीं होती। और जो
ऑफिशियल बजट होता है वो सरकार बनने के बाद दोबारा से प्रेजेंट होता है, तो साल में 2 बजट आते हैं उस साल में, है ना। ये भी आपको पता होगा। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको पता होंगी। आगे चलते हैं। द रेलवे बजट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट इन 1924, बिल्कुल, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द, तो सेपरेट किया था एकवर्थ कमेटी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, साइमन कमीशन आपको पता होगा, है ना। साइमन कमीशन के बारे में आपको पता होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, जिसका काफ़ी विरोध भी हुआ था बिकॉज इसमें इंडियन मेंबर्स कोई नहीं थे। हिल्टन यंग पिछले कल बताया था, इससे क्या बना था इसकी रिकमेंडेशन से, आरबीआई। एकवर्थ क्या है सेपरेशन के लिए, सरकारी कमीशन क्या है ये भी आपको पता होगा, सेंटर स्टेट रिलेशन, है ना। ये सारी चीज़ें कमीशन तो आपने पढ़ी होंगी। आगे चलते हैं। मर्जर, मर्जर के लिए किसने रिकमेंड किया था, विवेक देवरॉय। क्या ये समझ आता है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, नोडल एजेंसीज, इसमें कुछ है नहीं जिसमें मैं समझा सकूं। नेक्स्ट जो आपको याद होना चाहिए फैक्चुअल प्रीलिम्स के लिए, तिरुकुरल, ठीक है। तिरुकुरल, क्योंकि पीएम ने ये आप मतलब मेंशन करा अपनी स्पीच में, तो आपको पता होना चाहिए तिरुकुरल क्या है। तिरुकुरल इज लाइक एन एंशियंट क्लासिक तमिल लैंग्वेज टेक्स्ट। किस पे है ये, जो कॉमनर होते हैं ना लोग, नॉर्मल लोग जो मतलब कहीं भी रहते हैं सोसाइटी के, उनकी मोरालिटी, एथिक्स, वेल्थ या पॉलिटी अगर मैं बात करूं, और लव, ये सब चीज़ों को लेके है कि कैसे सोसाइटी में, और मोरालिटी ज़्यादा फोकस्ड है ना, मोरालिटी, या अगर मैं बात करूं सोशल वैल्यूज़, है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। और एथिक्स को लेके एक अच्छा टेक्स्ट है। किस लैंग्वेज में है ये पता होना चाहिए, संस्कृत में नहीं, तमिल में। डायरेक्ट पूछ सकते हैं, लैंग्वेज पूछ सकते हैं। तिरुकुरल लिखी किसने है, तो ये लिखी है थिरुवल्लुवार, या जिनको वल्लुवार भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये एंशियंट इंडियन पोइट एंड फिलोसोफर थिरुवल्लुवार ने लिखी है, ये आपको पता होना चाहिए। तिरुकुरल, है ना, इज़ अ क्लासिक लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज टेक्स्ट ऑन द मोरालिटी एंड सोशल वैल्यूज़ ऑफ कॉमनर्स, है ना। और ये राइट मतलब आपका लिखी किसने थी, थिरुवल्लुवार ने, है ना। तो द थिरुकुरल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ वर्क ऑन मोरालिटी, एथिक्स, पॉलिटी, वेल्थ एंड लव रिलेटेड टू कॉमन पीपल, है ना। द तिरुकुराल वॉज ऑथर्ड बाई थिरुवल्लुवार। डायरेक्ट दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना है। इसमें 3 बुक्स होती हैं, ये अरम, पोरुल, इनबाम, है ना। 3 टाइप ऑफ बुक्स हैं इसमें जो कंपाइल्ड हैं, ठीक है। तो 3 में आपको पता होना चाहिए कि कैसे लव पे, वेल्थ पे, वर्च्यू पे, ये सारी बुक्स आपको पता होनी चाहिए ना, 3 बुक्स। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो एंड करता हूँ। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक इट, कमेंट ऑन इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. It will just keep me motivated to make these videos for you guys on a daily basis. And I will see you all in the next video. Thank you once again.